ओके, सो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सबसे पहले देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है. ठीक है, तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है नेट एक्सेलरेशन का, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है ये. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट dv by dt का मॉड्यूलस. ठीक है, इनफैक्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ऐसे बोल रहा है. इसमें और इसमें अंतर है. ठीक है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है. सो इफ़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है टेंजेंशियल, तो स्पीड बढ़ती है. 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, फिर 3 से 4 हुई. लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम हो जाती है. एंड इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन स्पीड डिक्रीजेस. ठीक है, नेट एक्सेलरेशन को कैसे लिखना है हमको? at² प्लस ac² का अंडर रूट. सो टोटल एक्सेलरेशन इज वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? ω² r. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? r अल्फा. ठीक है, तो एक सवाल दिया है हमारे सामने, वहाँ पे लिखा है कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और इस पॉइंट पर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जिस रेडियस में वो चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, उसका रेडियस 3 मीटर है. तो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी v²/r. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि सवाल में ही दी हुई है. सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम. तो ये बात फिर से कह दी गई कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, है ना. एंड अगर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी निकालना है तब तो फिर टोटल एक्सेलरेशन आएगा, इट विल नॉट बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज d/dt ऑफ स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो वेक्टोरिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर, एंड इसका मैग्नीट्यूड इज अल्फा आर. तो साइन थीटा आएगा यहाँ पे, अल्फा आर साइन थीटा. थीटा 90 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि अल्फा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है. थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वेक्टोरिकली ओमेगा क्रॉस वी, एंड ओमेगा और वी में भी एंगल 90 डिग्री है. दैट्स वाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड या तो ω² r आ जाता है, या तो v²/r आ जाता है. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लिया कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर at a speed given by v is equals to 4t. v is in centimeter per second, t is in seconds. So find radial, tangential and total acceleration at t is equals to 1 second. Also find angle between velocity vector and acceleration vector at 1 second. तो हमें क्लियरली स्पीड का फंक्शन एज अ टाइम, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया dv/dt करके, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा? v²/r. v क्या है? जो v है उस मोमेंट पर कितनी उसकी स्पीड है. तो 1 सेकेंड पर पूछा है, तो 1 सेकेंड रख के यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड रख के स्पीड निकाल दी. तो v²/r, r कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. अब नेट भी उसका निकाल देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर सम करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ac² प्लस at² का अंडर रूट, जो कि इतना आ गया. और क्या पूछा है? वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में एंगल कितना होगा. तो लेट्स से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? वो तो टेंजेंशियल के अलॉन्ग ही होता है ना. नेट एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और
टोटल एक्सीलरेशन के बीच का ही एंगल चाहिए, तो वो इस ट्रायंगल से निकाल लिया। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 8/4, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उसका, यानी कि अल्फा कांस्टेंट है, ये अल्फा दे रखा है, ठीक है। इन अ सर्कुलर पाथ एट t इक्वल टू 0 इट वॉज एट रेस्ट, t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे था, ठीक है भाई। फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर इक्वल। सो लेट्स से कुछ टाइम रैंडम t पर दोनों एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमें क्या कंडीशन यूज़ करनी है क्वेश्चन के मुताबिक कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, जब बराबर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल देना है। तो हमने AC का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे टेंजेंशियल का फॉर्मूला लिखा, दोनों को इक्वेट करा दिया, तो वहाँ से हमारे सामने एक सिचुएशन निकल के आई। क्या सिचुएशन निकल के आई कि ओमेगा स्क्वायर आर को जब हमने इक्वेट कराया आर अल्फ़ा से, तो आर से आर कट गया और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आ गया। इसका मतलब जब ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो जाए तब उसके करस्पॉन्डिंगली हमें टाइम चाहिए। तो क्वेश्चन इस सिचुएशन में रिड्यूस हो चुका है, बस इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम निकालना है। अच्छा, अल्फ़ा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे अपन डी ओमेगा बाई डी टी को, तो ये अपने पास क्या जाएगा 4t प्लस सी करेंगे, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, तो उसकी वैल्यू क्लियरली ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर t ज़ीरो है तो ओमेगा ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि लिखा है वहाँ पे t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो ओमेगा का फंक्शन आ गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 4t। सो ओमेगा की जगह क्या रख दिया हमने 4t, 4t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अल्फ़ा तो क्वेश्चन में कांस्टेंट ही दिया हुआ है 4, तो इसको सॉल्व किया तो टाइम की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो +2 प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, तो उसको डिस्कार्ड किया और हाफ सेकेंड से आंसर लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी तक हमने दो टाइप के मोशन पढ़े, एक तो सर्कुलर मोशन और एक स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन हम जानते हैं इस दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ही है या लीनियर मोशन में ही है, वो तो कुछ रैंडम कर्व्ड मोशन में भी हो सकता है। तो हम एक छोटे से पार्ट को देखें, अगर उसके मोशन के छोटे से पाथ को कंसीडर करें, तो वो थोड़ा सा टर्न ले रहा होता है और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक सर्कल में मूव कर रहा होता है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर सर्कल का रेडियस बदल जाता है। तो ऐसे मान सकते हैं अपन कि एक जो टिपिकल पाथ है किसी भी पार्टिकल का रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस, है ना। मैनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन से वो गुजर रहा है, ठीक है। तो अगर अपन को किसी मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तब क्या करेंगे, वो सिचुएशंस यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही होगी उधर से, तो वेलोसिटी को लिख दो, ठीक है, किसी तरीके से, और नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन लो, और नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से वो कंपोनेंट रिजॉल्व करके लेके आओ जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर उस कंपोनेंट को कुछ बोल दो, AC बोल दो, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, है ना। a परपेंडिकुलर क्या है, AC है, मतलब हमें v से परपेंडिकुलर कंपोनेंट खोजना है जो सेंट्रीपिटल जो v से परपेंडिकुलर कंपोनेंट खोजना है एक्सीलरेशन का, जो उसको गोल घुमाने में रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो गोल कौन घुमाता है इसे, गोल तो यही घुमाता है, ये टेंजेंशियल वाला तो गोल नहीं घुमाता। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया और इसको उल्टा करके लिख दिया। जैसे अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे लिखते थे, v स्क्वायर बाय आर, तो अब हमें तो r लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, ये तो हमें मालूम नहीं है। सो r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, वेर a परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी करके उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में करो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि ऐसे कुछ कर्व्ड पाथ में कोई जा रहा था और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड थी टेंजेंशियल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड,
और एक्सेलरेशन था कुछ ऐसा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थीटा ये वाला एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो इस v से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो हमने इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके v से परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, 30 साइन 30 डिग्री, दैट इज 15। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मोमेंट पे कितना हो रहा होगा, v स्क्वायर अपॉन ए सी। सो दैट इज 5 स्क्वायर अपॉन 15, दैट इज 5/3। तो 5/3 मीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही रेडियस चेंज हो जाएगा, सर्कल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। A particle of mass m is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया और जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा। So find the radius of curvature of the path traced out by the particle at the point of projection and also at the highest point of trajectory. तो हमसे पूछा गया कि ये एक कर्व्ड मोशन है, कर्व्ड पाथ है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो जैसे प्रोजेक्शन पॉइंट पे वो कुछ ऐसा ट्रेस आउट कर रहा होगा सर्कल, सिमिलरली इस पॉइंट पर भी कुछ ऐसा ट्रेस आउट कर रहा होगा। तो इन रिस्पेक्टिव सर्कल्स की रेडियस बतानी है अपन को, वही इन पर्टिकुलर मोमेंट्स पे रिस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को पकड़ा, वेलोसिटी के डायरेक्शन इस तरफ है और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन तो नीचे ही है, ठीक है। सो हमने इसका वो कंपोनेंट लिया जो u से परपेंडिकुलर है, और फिर r1 को क्या लिख दिया, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, दैट इज u स्क्वायर बाय g कॉस थीटा। तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली जब टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, दैट इज u कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय g, तो इसमें परपेंडिकुलर ही है ना। u कॉस थीटा कैसे आया, क्योंकि शुरुआत में जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हमेशा x डायरेक्शन में रहती है ना, उसको चेंज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं उस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी u कुछ थीटा रहेगी। तो ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। फिर आ गए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पे कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्ट्री विद कांस्टेंट स्पीड v, सो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 इफ द ट्रेजेक्ट्री हैज़ द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन ट्रेजेक्ट्री में, और जिस पाथ पर मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। सो दिस इज अ पैराबोला वेयर a इज अ कांस्टेंट। तो इसका डायग्राम अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब कि ऊपर ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बताना है कि कितनी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो टेंजेंट क्या बनेगी, x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट x एक्सिस के अलॉन्ग ही बनेगी, इसका मतलब कि वेलोसिटी के डायरेक्शन तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही है। अच्छा, तो क्लियरली एसिलरेशन का कहीं भी हो, लेकिन हमें तो कौन सा एसिलरेशन चाहिए, y डायरेक्शन वाला एसिलरेशन चाहिए, दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन y। और y क्या होता है, y इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अगर x डायरेक्शन में एसिलेशन पूछा होता तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते, मतलब पूछा नहीं, मतलब अगर निकालना होता तो पूछा तो ये भी नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है हमें। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की ही ज़रूरत है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर किया यहाँ पे, सो दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर। 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास निकल के आ गया यहाँ पे 2ab स्क्वायर, उठा के रख दिया यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया तो 1/2 आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद आ गया अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट वाज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स यानी कि अब हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। अभी तक तो हम ऐसे पैरामीटर्स देख रहे थे
जो जस्ट इफेक्ट को बता रहे थे, है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब काइनेमेटिक्स था, लेकिन अब फोर्स भी आ जाएगा डायनामिक्स में। ठीक है, अच्छा, क्लियरली हम जानते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ या कोई भी कर्व्ड पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्लियरली उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो रहा होगा, एंड बिकॉज देयर इज एक्सीलरेशन देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो उस फोर्स को अपन कैसे समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही सिंपल है। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता था, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता था उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। सो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे डिफाइन करें? द कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड वी नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r। सो क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर v दिया हुआ है या ओमेगा दिया हुआ है, we can write centripetal force as mv square by r or m omega square r. So this is also known as radial या normal force. Normal क्यों? क्योंकि सर्कल से जो नॉर्मल है वो सेंटर से गुजरता है और ये नॉर्मल डायरेक्शन में ही है। उसके बाद आ गए टेंजेंशियल फोर्स पे। सो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Tangential acceleration can be written as r alpha or rate of change of speed. So we can write tangential force is equals to mr alpha और m dv by dt। ठीक है, अब इसके बेसिस पे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन समझ। अच्छा, नेट फोर्स लिखना है अगर, तो इन दोनों का वेक्टर्स हम ले लेंगे। फिर एक सवाल सॉल्व किया हमने, तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी डायनामिक्स लगानी है जैसे हम अपने लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में लगाते थे। तो क्या है, यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये गोल गोल घूम रहा है पार्टिकल है। कैसे, क्यों घूम रहा है गोल गोल? क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है एक, जिसकी लेंथ एल है और जो ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो हमें बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट मास का इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एफ बनाया। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे इसमें? केवल टेंशन। ठीक, और एसेलरेशन किस दिशा में है इसका? एसेलरेशन टुवर्ड्स रेडियस की दिशा में, कि सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है, ओमेगा कांस्टेंट है इस वजह से। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एसेलरेशन आता, लेकिन यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, और कितना है वो एसेलरेशन? वो है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, दिस इज सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। तो अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन, तो नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में? फोर्स ये टेंशन की तरफ, और एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है। सो नेट फोर्स टी ही है इसमें, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिखें? ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो गई। आ रही है बात समझ में? तो आर इसमें हाँ सर। एल दिया हुआ है ना, तो आर की जगह एल लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पार्टिकल कैन रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो क्या सिचुएशन है, एक डिस्क है जिस पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है। टेबल के सरफेस यानी कि डिस्क के सरफेस और मास के सरफेस में बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो तुम्हें पता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज घुमा दिया तो ये बाहर भाग जाएगा, है ना। चिप वेल्डेड करके नहीं रखा हुआ है, वो जस्ट रखा हुआ है, बट अगर थोड़ा धीरे धीरे घुमाया तो घूमता रहेगा साथ में। तो मतलब कुल मिला के फ्रिक्शन अगर बराबर हो गया, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तब तो नहीं घूमेगा, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तब तो निकल जाएगा बाहर। तो हमने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है। ये मास एम रखा हुआ है, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इसमें? इस तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन ही है एक्सटर्नल फोर्स, और कोई तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं जो इसको घुमा पाए। तो फ्रिक्शन इस तरफ है। अब नेट फोर्स फ्रिक्शन ही है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन और एम जी बराबर है, तो म्यू एम जी, एंड दैट इज मास इंटू एसिलरेशन। एसिलेशन किस दिशा में है? टूवर्ड्स द रेडियस, है ना। तो यहाँ पे हमने आर मैक्स निकाल दिया। ठीक है, क्या पूछा था? आर की ही मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ से म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ गई।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m is tied to spring of spring constant k of spring constant k so natural length L मतलब कि एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेचुरल लेंथ L है, एंड द अदर एंड of the spring other end of the spring is fixed at O if the block okay, so if the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity omega, then find the tension in the spring find the tension in the spring। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि टेंशन इन द स्प्रिंग कितनी होगी। तो सिचुएशन के मुताबिक सबसे पहले तो डिकोड करते हैं कि क्या दिया हुआ है। सो इट इज़ रिटन दैट अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो इज टाइड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड नेचुरल लेंथ l, ठीक है, एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट O। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके एक एंड से तो एक छोटा सा ब्लॉक कनेक्टेड है m और दूसरा एंड फिक्स्ड है पॉइंट O पर, ठीक है। इफ़ द ब्लॉक मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब ये जो सेटअप है ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बस इट्स सफिशिएंट इनफ कि ये बाहर फॉल ना करे, है ना। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक, स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये गोल गोल घूमना शुरू होगा, ठीक है। ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पर। सो वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग में टेंशन बतानी है हमें, ठीक है। तो हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं। क्रॉस सेक्शन व्यू, तो टेबल ऐसी दिखेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये ओ पॉइंट पे स्प्रिंग जैसे सपोज यहाँ पे कहीं पे अटैच्ड है और उससे कनेक्टेड ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो ये गोल गोल घूमना शुरू हो रही है ना, ऐसे घूम रही है, अगर मैं 3 डायमेंशनली बताऊँ ऐसे घूम रही है सर्कल में, मतलब इनटू द प्लेन जा रही है ये इस मोमेंट पर, ठीक है। तो लेट से गोल गोल घूमने की वजह से इसकी लेंथ में कुछ इजाफा आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ में कुछ इजाफा आ गया तो फिर क्या होगा, गोल गोल घूमने की ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो लेट से इसकी लेंथ में इजाफा x आ गया, x इज़ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग में x यूनिट का इजाफा आ गया। तो अब इस पॉइंट पर इस मास का कितना फोर्स लगेगा, kx, स्प्रिंग में x का इजाफा आ गया तो मास को kx से खींचेगी। तो अगर अपन केवल एफ बनाए ब्लॉक m का, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है kx इस तरफ, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है, दैट इज़ द टेंशन इन द स्प्रिंग,
यही है टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। और अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा एल प्लस एक्स, क्योंकि एक्स का एक्सटेंशन आ चुका है। शुरुआत में जब रखी हुई थी नेचुरल लेंथ पे तब तो लेंथ एल ही थी, अब रेडियस कितनी हो चुकी है इसकी, एल प्लस एक्स। तो एसिलरेशन किस दिशा में होगा इसका, ये तो अपन ने फोर्स मार्क कर दिया, और कोई फोर्स नहीं है इस पर। नीचे एम जी नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई एसिलरेशन नहीं है तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल की ज़रूरत नहीं पड़नी कहीं। तो केवल और केवल जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा एसिलरेशन के लिए वो केवल यही फोर्स है, और एसिलरेशन इस दिशा में होगा टुवर्ड्स द सेंटर। कितना होगा वो होगा एम ओमेगा, एम तो नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है यहाँ पे, आर यानी कि जितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस, तो दैट इज़ एल प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एल प्लस एक्स। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज के एक्स। एंड ए सी मास इंटू एसिलरेशन, सो मास इंटू एसिलरेशन इस तरफ एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें के एक्स मिल गया, यानी कि टेंशन मिल गया। दिस इज़ द टेंशन इटसेल्फ। अगर कोई ऐसा भी पूछ ले कि बताओ एक्सटेंशन कितना होगा, तब एक्सटेंशन भी निकाल देंगे अपन, है ना। सो दिस इज़ द टेंशन। अच्छा, टेंशन में देखो के एक्स आंसर है अपना, बट एक्स वेरिएबल है यहाँ पर और यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के टर्म्स में तो आंसर देंगे नहीं। सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हेयर। तो हमारा आंसर के एक्स ही है, बट दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज के एक्स के एक्सप्रेशन में एक्स भी आ रहा है ना। तो ये वेरिएबल है, इसको तो एलिमिनेट करना है, तो क्वेश्चन में माना है हमने कुछ, तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन से। सो के एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर इस एक्सप्रेशन को इस तरफ ले आए तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट में आया के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो फ्रॉम हियर वी गेट एक्सटेंशन एज एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सटेंशन आ गया। अब ये हर वेरिएबल से मुक्त है, ऐसी चीज़ों से ही मिलके बना है जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। मास दिया है, ओमेगा दिया है, एल दिया है, के दिया है, एम दिया है, ओमेगा दिया है, सब दिया है। the extension in terms of given parameters आ गया. So now tension, finally we will write the answer. Tension in the spring is nothing but kx. तो k तो k है और x क्या है, ये वाली चीज़ k m ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। So this is the extension in the spring, extension in the spring, and this is the tension in the spring. ये हो गया, आया समझ में कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अब अपन। सो प्लीज़ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी, एंड द क्वेश्चन इज a block of mass m is kept on rough horizontal turntable at a distance r from center of table r from center of table. Coefficient of friction between turntable and the block is mu. Now turntable
starts turntable starts rotating 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 with uniform with uniform angular acceleration with uniform angular acceleration alpha. Turntable starts rotating with uniform angular acceleration alpha. So first part, find the time after which slipping occurs between the block and the turntable and the turntable and the turntable. Second, find angle made by friction made by friction force with velocity at the point of slipping ठीक है. तो इस सिचुएशन को डिकोड करते हैं. क्या लिखा हुआ है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज कैप्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन टर्न टेबल माने कि एक ऐसी टेबल जो गोल गोल घूम सकती है. ठीक है. तो अगर मैं अपना थ्री डायमेंशनल फिगर बनाने की तो मैं कोशिश करूं, तो जैसे ये एक टर्न टेबल है. ठीक है. जो टर्न हो सकती है, इट कैन टर्न. उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है भाई. सो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेबल. तो ये तो थ्री डायमेंशनल व्यू है. हम इसको क्रॉस सेक्शनली देख लेते हैं कि ये टर्न टेबल का हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है उससे r की दूरी पर. सो आई होप यू आर comfortable in imagining the situation. Yeah. And coefficient of friction between the table and the block is mu. Coefficient of friction इस block और table के बीच में mu है. ठीक है. So now turntable starts rotating with uniform acceleration, angular acceleration alpha. तो angular acceleration uniform है यहाँ पर, है ना. अल्फ़ा यूनिफॉर्म है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है. अल्फ़ा यूनिफॉर्म है यानी कि अल्फ़ा कांस्टेंट है. उसके मुताबिक हम लिख पाएंगे ओमेगा का फंक्शन एज अ टाइम. तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टर्न टेबल. तो अपन को टाइम बताना है ऐसा जब ब्लॉक और टर्न टेबल के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए. तो स्लिपिंग स्टार्ट कब होगी? जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं बचेगा. तो अपन ऐसे मोमेंट पे इसका एबीडी बनाते हैं जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाए, एकदम जस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाए. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जब लगेगा तो it will be on the verge of slipping. So at the verge of slipping मैक्सिमम फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ नहीं, फ्रिक्शन तो उसको सर्कल में बना के रख रहा है ना. सो मैक्सिमम फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ, है ना. वही तो उसको बचा के रख रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है. और एसिलरेशन किधर है इसका? टूवर्ड्स द सेंटर. उस मोमेंट पर एसिलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर. अब ओमेगा कैसे निकालें? अल्फ़ा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ये, तो ओमेगा नॉट तो ज़ीरो है. कैसे लिखा है ना कि द टर्न टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एसिलेशन. स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब कि शुरू हुई वो. तो इसका मतलब शुरुआत में ओमेगा नॉट ज़ीरो है सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिख सकते हैं अपन? अल्फ़ा टी. तो मतलब कि यहाँ पे हम ओमेगा की जगह अल्फ़ा टी रख देंगे. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन.
तो एफ नाइट कितना है यहाँ पे, फ्रिक्शन मैक्स, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू मास, मास है इसका m, और एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे अपन अल्फा टी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर्टिकुलर केस में mg नीचे लग रहा है और उसी को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज mg इन दिस केस, सो नॉर्मल की जगह mg रख देंगे, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। सो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल्स टू m, ओमेगा की जगह रखेंगे अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये करस्पॉन्डिंगली टाइम मिल जाएगा हमें अब सॉल्व करके यहाँ से, तो m से m कट गया, और म्यू जी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर। सो टी इज इक्वल्स टू म्यू जी बाय अल्फा स्क्वायर आर का रूट, या 1 बाय अल्फा म्यू जी अपॉन आर का रूट। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये टाइम हमने किसके करस्पॉन्डिंग निकाला है, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब कि इस टाइम के बाद फिर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, ये पहले का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। फिर आ गए अपन नेक्स्ट पार्ट पे, फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। तो हमें बताना है कि एंगुलर, सो इसमें एक गलती की हमने, क्या गलती है कि यहाँ पर हमने ऐसा माना है, ये जो आंसर निकाल के लाए ये गलत आंसर है। क्यों है गलत आंसर, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि पूरा का पूरा एक्सीलरेशन इसका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होगा, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में पूरा डायरेक्शन तब होता है जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में कोई डायरेक्शन नहीं हो, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तब नहीं होता जब ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो क्या इस सिचुएशन में ओमेगा कांस्टेंट है, नहीं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। तो नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, नेट एक्सीलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में। तो फिर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो हमने निकाला है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये केवल इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। सो बस अभी इतना लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब गलत है, काट दो इसको, ठीक है। ये सिचुएशन जो हमने मानी ये गलत है, ये गलत है, मतलब गलत नहीं है कुछ, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा और टेंजेंशियल भी निकालना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाला तो वो तो हो गया अपना, यही ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। कितना होगा, जो ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, अल्फ़ा टी, दैट इज़ अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर इंटू आर। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है अल्फ़ा इंटू आर। सो अल्फ़ा कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आर कांस्टेंट रहेगा, तो अल्फ़ा आर हो गया ये। सो नेट एक्सीलरेशन अगर लिखेंगे अपन, ए नेट, सो दैट इज़, लेट्स से उसको ए बोल देते हैं, दैट विल बी अल्फ़ा टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। इस चीज़ और इस चीज़ का स्क्वायर करके अंडर रूट ऐड करके अंडर रूट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, नेट एक्सीलरेशन इस दिशा में, तो अगर अपन टॉप व्यू देख रहे हैं इसका, टॉप व्यू, ठीक है, तो सेंटर इधर है कुछ, यहाँ पे पार्टिकल है, और जस्ट इस वर्ज पर, इस मोमेंट पर ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे आ गया। एक्सीलरेशन किस दिशा में उसका, कुछ इस दिशा में, रैंडम दिशा में इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, सो नेट फ्रिक्शन फोर्स भी इस तरफ ही लगना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। सो फ्रिक्शन अगर सफिशेंट हो गया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसको काउंटर कर गई, तब तो नहीं स्लिप होगा, लेकिन अगर इसको काउंटर नहीं कर पाई तो स्लिप होने लग जाएगा, ठीक है। सो एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एफ मैक्स इज जस्ट इक्वल टू, एफ मैक्स इज जस्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एफ मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो इस केस में एम जी के बराबर ही रहेगा। सो ये निकाल देते हैं अपन,
एम क्या है, एम तो एम है, और एक्सीलरेशन क्या है, ये इतनी बड़ी चीज़। सो अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टाइम निकल के आएगा अब जो सॉल्व करने वाले हैं अपन, ये टाइम, ये ऐसा टाइम निकल के आएगा कि इस मोमेंट के बाद फिर स्लिपिंग होती रहेगी। सो सॉल्व करो इसको, म्यू एम जी, ये देखो एम से एम कट गया, एम को काट दो यहाँ पे और दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर। इस चीज़ को इधर लेके माइनस कर दो। सो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर आर का होल स्क्वायर है तो इस साइड अंडर रूट चिपका दो और फिर ये आर से ले जाके डिवाइड कर दो इधर, रूट के अंदर आर स्क्वायर पहुँच जाएगा। सो पहुँचा दो, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर को ले आओ इधर, रूट के अंदर पहुँच के वो अल्फ़ा टू द पावर 4 हो जाएगा। सो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज़ टी स्क्वायर, लेकिन हमें तो टी चाहिए तो एक बार और अंडर रूट लगेगा इसके अंदर। सो दिस क्रिटिकल टाइम विल बी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने वाला, कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है या दूसरे शब्दों में ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा वहाँ पे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो नेट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कुछ ऐसे एब्रप्ट डायरेक्शन में होगा, ना ही पर्टिकुलरली सेंटर की तरफ होगा ना ही पर्टिकुलरली टेंजेंट की तरफ होगा, वो कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये तो ये हो गया अपना पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। तो क्या बोला गया कि मान लो सपोज इस पॉइंट पे ये स्लिप होने वाला है, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ, ठीक है, लेट्स से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होगा। तो उसने कहा है कि कौन सा एंगल बताओ, एंगल बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स विद द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, जिस तरफ एक्सीलरेशन है उसी तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स भी। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन जिस तरफ नेट एक्सीलरेशन है। कुल मिला के वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन राइट tan theta is equals to base perpendicular upon base. Perpendicular is AC upon AT. So what is AC, centripetal acceleration कितना है, centripetal acceleration अल्फ़ा टी स्क्वायर इंटू आर, तो ये है अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर इंटू आर। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फ़ा आर, ये हो गया अल्फ़ा आर। एक आर से एक आर कट गया, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट गया, तो ये क्या बचा अल्फ़ा टी स्क्वायर। सो दिस इज tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी कि वी हैव अ पोल, एक पोल है जो अर्थ से वर्टिकल है, अर्थ के सरफेस से वर्टिकल है, और उस पोल पर एक बीम लटकी हुई है।
वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और उस बीम से एक ब्लॉक अटैच्ड है मास m का। इस पोल को हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू किया, तो ये मास m कैसा घूमेगा, ये मास ऐसा गोल गोल घूमेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, वो खुद से ही अपन को जज करना है, ठीक है। सो फाइंड फोर्स exerted by the rod on the block। ये जो बीम है इसको रॉड बोला है ना, दिस इज द रॉड। तो ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी इस मास m पर, ये हमें बताना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द बीम इज गिवन एज l, ठीक। सो लेट्स से हम इस मास का एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले तो, है ना, या सबसे पहले तो इसको देखते हैं टॉप व्यू से कि असल में ये कैसा गोल गोल घूम रहा होगा। सो अगर टॉप व्यू देखा जाए, टॉप व्यू, तो ये जो ब्लॉक m है ये हमें गोल गोल घूमता सा प्रतीत हो रहा होगा सर्कुलर मोशन में, ये m है, ठीक। इसको एक कोई रॉड जो है ये वो इधर साइड खींच रही होगी, और क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे साइड खींच रही है तो इसको ऊपर भी धका रही होगी। इसका मतलब कि अगर मैं साइड व्यू देखूं, यहाँ से क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं, क्रॉस सेक्शन व्यू, तो मुझे कैसा दिखेगा, मुझे दिखेगा ये मास m है, इसको रॉड इधर खींच रही है, तो लेट्स से दिस इज द रिएक्शन ऑफ रॉड फ्रॉम x डायरेक्शन। और क्योंकि अगर रॉड नहीं होती तो ये जो ब्लॉक है, अगर ये रॉड नहीं होती तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता, इसका मतलब इसको ऊपर भी रिएक्शन मिल रहा है। सो दिस रॉड इज ऑल्सो गिविंग रिएक्शन टू दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको आर वाई बोल देते हैं। तो अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ इस ब्लॉक एम का, तो रिएक्शन फोर्सेस तो मार्क कर दिए, अब कौन कौन से फोर्सेस और मार्क कर दूँ जो और एक्सटर्नली इस पे लग रहे हैं, एक एम जी लग रहा है ना, तो ये इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस हो गए। अगर ये इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस हो गए तो अब अपन पहचानेंगे कि इसका एसिलेशन किस डायरेक्शन में। एसिलेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर ही है, क्योंकि ये परफेक्टली गोल गोल घूम रहा है। परफेक्टली गोल गोल घूमने का मतलब कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो परफेक्टली एसिलरेशन केवल और केवल इसका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होगा। सो इस एफ के मुताबिक एसिलरेशन इसका इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में कोई एसिलरेशन नहीं है, यानी कि वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस तो बैलेंस आउट हो रहे होंगे। तो यहाँ से कंक्लूड किया हमने आर वाई इज इक्वल्स टू एम जी। आर वाई की वैल्यू तो हो गई एम जी। अब आर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, summation of all the forces in x direction is mass into acceleration in x direction, ठीक है। सो x डायरेक्शन में कितना है फोर्स आर एक्स, और मास कितना है इसका ब्लॉक का m, एक्सीलरेशन कितना है x डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द रॉड, क्योंकि जितनी लेंथ है उस रॉड की उतने ही रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। सो m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। So Rx is nothing but m into omega square L and Ry is nothing but mg। तो अगर हमें दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस मिल गए तो नेट रिएक्शन कितना होगा, नेट रिएक्शन एक y डायरेक्शन में रिएक्शन mg ऐसा लग रहा है, x डायरेक्शन में रिएक्शन m ओमेगा स्क्वायर एल ऐसे लग रहा है। सो नेट रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, उसको बोल देते हैं आर नेट, ठीक है। सो आर नेट इज नथिंग बट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि एम जी का होल स्क्वायर, आर वाई लिख दिया पहले, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एम स्क्वायर तो दोनों से कॉमन निकल जाएगा तो एम बाहर आ जाएगा, रूट के एम स्क्वायर जब बाहर निकल के आएगा रूट से तो एम बचेगा, और अंदर क्या बचा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल टू द पावर 2। सो दिस इज नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा।
हाँ सर। ये ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है या जोर हाँ पड़ रहा है ना? तो यहाँ पे टेंशन क्यों, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर इसको मज़ेदार और सर, क्वेश्चन में, फील हो रहा है सर, बस टर्म्स में थोड़ी थोड़ी दिक्कत जा रही है। अच्छा टर्म्स में कोई बात नहीं, जब एक बार गॉन थ्रू हो जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर टर्म्स में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे जितने फ्लो में मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली उतने ही फ्लो में, और इनफैक्ट मुझसे भी ज़्यादा तेज सॉल्व कर पाओगे। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात केवल ये है कि यहाँ पर अल्फ़ा तो कुछ भी नहीं है ना, अल्फ़ा ज़ीरो है। अल्फ़ा ज़ीरो है, इस वजह से अपन बहुत आसानी सॉल्व कर पाए। अल्फ़ा भी होता तो फिर क्या होता, अल्फ़ा का भी कंसिडरेशन लेना पड़ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक पाइवेटेड पॉइंट है, उससे एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी से एक ब्लॉक बना हुआ है मास एम, और फिर उस मास से कंटिन्यू होते हुए एक और रस्सी बंधी हुई है और उससे भी एक और मास लटका है एम, और फिर उससे कंटिन्यूड एक और रस्सी है और उससे मास फिर से एम लटका हुआ है, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो एल 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 ही है। ये भी एल लेंथ की है, ये भी एल लेंथ की है, और ये भी एल लेंथ की है। दिस इज़ स्ट्रिंग 1, दिस इज़ स्ट्रिंग 2 एंड दिस इज़ स्ट्रिंग 3। एंड ये जो पूरा का पूरा सेटअप है वो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, सरफेस, एंड इट इज़ गिवन दैट surface is rotating, surface नहीं, sorry, system is rotating, system is rotating with constant angular velocity omega, and and all the all the blocks, all the blocks always always remain in same line, in same line. Then find tension in tension in each string, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो तीनों में टेंशन बतानी है हमें। ठीक है, तो इंट्यूटिवली कैसा लग रहा है, किस में टेंशन ज़्यादा होगी, इस वाले में, पहली वाली में, दूसरे में या तीसरे में? तो इंट्यूशन को मारो गोली, अभी अपन प्रोसेस से देखते हैं कि किस में टेंशन कितनी होगी। क्लियरली तीनों में बराबर तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी बराबर, क्योंकि अगर सेम कनेक्टेड स्ट्रिंग होती है तभी उनमें बराबर होती है। यहाँ पे तो ये एक स्ट्रिंग है, उसके बाद फिर कुछ ब्लॉक आ गया, मास आ गया, फिर अगली स्ट्रिंग आई है, फिर ब्लॉक आ गया, फिर अगली स्ट्रिंग आई है। तो ये कनेक्टेड यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग नहीं है, ये तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, तो तीनों में टेंशन अलग अलग होगी। ठीक है, बाय चांस की ओमेगा और एम की वैल्यूज ऐसी फिक्स हो जाए कि सेम हो सकती हैं, बट मान के नहीं चलेंगे अपन शुरुआत से कि सेम होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है भाई, तो अपन सबका एफ बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इस बाहर वाले का बनाते हैं। इस बाहर वाले का बनाएंगे तो क्या होगा, केवल T3 मार्क होगा इसमें, है ना, तो T3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर अगले वाले का बनाएंगे तो T3 और T2 मार्क होगा, T3 की वैल्यू आ चुकी होगी तो T2 की आ जाएगी। फिर इसका बनाएंगे तो T3 और T1 मार्क होगा, तो T2 की भी आ चुकी है तो T1 आ जाएगी। अगर पहले इसका एबीडी बनाया एम शुरुआत वाले मास का, तो हमारे पास T1 अननोन रहेगा और T2 भी अननोन रहेगा, तो वैल्यू नहीं आएगी। फिर सेकेंड बनाएंगे जब, तो T2 अननोन रहेगा और T3 भी अननोन रहेगा, तब भी वैल्यू नहीं आएगी। फिर थर्ड बनाएंगे जब T3, तो फिर T3 की वैल्यू आएगी। फिर हम कैटास्ट्रोफिकली रिवर्स ब्रेक करके सॉल्व करेंगे फिर उसे, तो उससे बढ़िया है कि इसका ही एफ बना लो सबसे पहले, है ना, तीसरे वाले का। तो तीसरे वाले का एफ बनाया, है ना।
अच्छा, ये जो थिकनेस ऑफ मास है ये लगभग नेग्लिजिबल माननी है अपन को, ठीक है, मतलब ये पॉइंट मास की तरह है, ये पॉइंट्स की तरह मानना है, ठीक है, लेंथ कुछ भी नहीं है इनकी मासेस की, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। सो वी आर मेकिंग एफबीडी ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस बॉडी, ठीक है भाई। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पर? T3। T3 के अलावा कोई नहीं खींच रहा है इसे, ठीक है। और एसिलेशन किस डायरेक्शन में इसका? सेंटर की तरफ। कितना है एसिलरेशन? एसिलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। अब आर क्या होता है? आर मतलब कि वो लंबाई जितनी, जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस, तो ये इतने सर्कल की रेडियस में घूम रहा है, तो इसके लिए आर क्या लिखेंगे? 3L, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर 3L। अब नेट फोर्स लिखा अगर अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो क्या लिखेंगे? एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। सो एफ नेट इज T3 इज इक्वल्स टू एम ए, एम इंटू एसिलरेशन ओमेगा स्क्वायर 3L। ये हो गया T3। अब फिर हमने सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाया, सेकेंड पार्टिकल का एफबीडी बनाया। सेकेंड पार्टिकल का एफबीडी बनाया। सो T2 इधर खींच रहा है इसको और T3 इधर खींच रहा है। सो T2 इधर खींच रहा है और T3 इधर खींच रहा है। एसिलरेशन किस दिशा में इसका? एसिलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है। कितना है? लिखना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज़ रोटेटिंग। तो अब ये कितने सर्कल की रेडियस, कितने रेडियस में घूम, गोल गोल घूम रहा है? 2L में। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 2L लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या लिखें? T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू MAC। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तब T3 की वैल्यू तो निकाल चुके अपन ऊपर से, तो सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे। तो T2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर 3L इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर 2L। सो T2, ये वाली चीज़ उस तरफ गई, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। सो 2 प्लस 3 इज़ 5m ओमेगा स्क्वायर एल। तो T2 की वैल्यू T3 से ज़्यादा आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले वाले का एफबीडी बनाने के लिए। पहले वाले का एफबीडी बनाया, तो ये बनाया पहले वाले का एफबीडी। एम T1 इस तरफ खींच रहा है इसे और T2 इस तरफ खींच रहा है। नेट एसिलेशन किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर। और कितना होगा जो? ओमेगा स्क्वायर एल, क्योंकि जिस सर्कल की ये रेडियस में घूम रहा है उसकी रेडियस एल है। सो दिस इज एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स दिस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल। तो ये आया अपने पास। अब जो लिखेंगे अपन यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एम ए। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एम ए। ए इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एल दिस टाइम, ओमेगा स्क्वायर एल। अब T2 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। So T1 minus 5m omega square L is equals to m omega square L. So from here we can conclude that T1 is 6m omega square L. तो इंट्यूटिवली जो भी लग रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि T1 सबसे ज़्यादा है, फिर T2 और फिर T3। तो ऐसा सेट हो रहा है कि अंदर वाली स्ट्रिंग में ज़्यादा टेंशन है। ये समझ में आया प्रोसेस अक्षत? So next question is, एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और उस सिलेंडर के सरफेस पर, इंटरनल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है सिलेंडर में, ऐसा मौत के कुएं टाइप, ठीक है। तो दिस पार्टिकल इज मूविंग ऐसे गोल 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 गोल, एंड द सरफेस इज रफ ऑफ कोर्स, नहीं तो वो नीचे फिसल जाएगा। सो सरफेस इज रफ विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन एज म्यू। सो फाइंड मिनिमम स्पीड, फाइंड मिनिमम
speed of object so that it can move in horizontal circle inside the cylinder, inside the cylinder. Radius of cylinder is given as small r. तो हमें बताना है कि भाई अगर मान लो, तुम समझ रहे हो, मौत का कुआं देखा है कभी? हाँ सर, समझ गया। तो अगर उसमें वो मोटरसाइकिल थोड़ी बहुत धीरे चलाएगा तो वो नहीं, सर्कल में नहीं घूम पाएगा, उसको बहुत तेज़ चलानी पड़ेगी, तभी वो, मतलब कम से कम कुछ तेज़ तो चलानी पड़ेगी, तभी वो गोल गोल घूम पाएगा, नहीं तो फिर नहीं घूम पाएगा। तो हमने कहा ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, इसको अगर सर्कुलर मोशन की तरह देखें ऊपर से, ये कुछ ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा? इस पे, इस तरफ। नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अगर टॉप व्यू देखा जाए इसका, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, है ना? ये इसका रेडियस है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा? फ्रिक्शन ऊपर की साइड लग रहा होगा, ठीक है, और नीचे की साइड mg लग रहा होगा। तो अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसा, और क्रॉस सेक्शन व्यू देखें इसका, तो mg नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन को की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एन। तो म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी, तभी बैलेंस कर पाएगा एम जी को। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई कि अगर ये स्लिप नहीं करे तो म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से अपन एन को एम जी और म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो एन इज इक्वल टू एम जी बाय म्यू, ठीक है। सो एन इज इक्वल्स टू एम जी बाय म्यू, यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस तरफ, दैट इज एम जी बाय म्यू। अच्छा, एसिलरेशन किस तरफ है इसका? सेंटर की दिशा में, सेंटर की दिशा में कितना है? जो लेट्स से v स्पीड है अगर इसकी, तो v स्क्वायर बाय आर। तो अगर अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखें फोर्स बैलेंस की, तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स दैट इज n इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये लिमिटिंग केस हो गया, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। सो n की जगह क्या लिख दें? एम जी बाई म्यू। n की जगह लिख दें एम जी बाई म्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एम से एम कट गया, सो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? v की वैल्यू आ गई आर जी बाई म्यू का रूट। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव ऑन द कंप्लीट सर्कल, है ना? कम से कम इतनी तो चाहिए। तो मतलब पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे फिर? वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, क्योंकि ये तो मिनिमम वेलोसिटी है। तो इतनी वेलोसिटी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो गोल गोल घूमने में सक्षम हो पाएगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। अरे ये बात समझ में? हाँ सर। नोट कर लो इसको। लास्ट क्लास में क्या होमवर्क था? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.2 का 5 और 6 बोला था। 10.6 का, 10.2 का देखो अब इसमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना।
बिना सॉल्यूशन देखे। तो होमवर्क एग्जाम्पल 10.5 से लेके 10.8, ठीक। और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.2, इसमें 1 से लेके 7 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना। पूरे नहीं बनेंगे बट करने की कोशिश करना। हाँ सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।